तो आज क्या पढ़ने बने हम? लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। बायोलॉजी का क्या पढ़ रहे थे? जनन। जनन में अलैंगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। लैंगिक के बारे में क्या? लैंगिक। लैंगिक में दो विपरीत जनक। अगर देखो कितना लोग चाहते हो इसको पूरा अच्छा समझने के लिए, तो समझने के लिए थोड़ा सा हल्का सा बेशर्म होना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा ही है, ठीक ना। इसमें कोई भी दांत नहीं बिदोरेगा, बेशर्म बनने का लेकिन दांत बिदोरने का नहीं, समझा। अगर जिसका दांत निकल जाएगा तो फिर समझ लेना क्या रहेगा। दो विपरीत जनक, एक रहेगा सर नर, तो दूसरा रहेगा मादा। नर बोलते पुरुष को, मादा बोलते हैं महिला को, ठीक। अब लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीव में होता है। बहुकोशिकीय में आते हैं हम सब, जीव जंतु में सब हम ही आते हैं, पेड़ पौधा भी आता है और गाय भैंस सब आता है, समझ में आया कि नहीं। तो वो सब में एक रहेगा नर, दूसरा रहेगा मादा। अब बाबू मेरे ये दोनों के अंदर में किसका निर्माण होता है? युग्मक का। किसका निर्माण होगा? युग्मक का, याद रखना युग्मक। ये युग्मक क्या है हम बताते हैं अभी। युग्मक क्या है बताते हैं। तो देखो नर में होगा नर युग्म और मादा में होगा मादा युग्म। चाहे वो पेड़ पौधा हो या जानवर हो या कोई भी हो, जैसे कि पेड़ पौधा में एक पेड़ रहता है नर, दूसरा रहता है मादा, तो नर में होगा नर युग्म और मादा में होगा मादा युग्म, तो ठीक है। तो सबके युग्मक को बोलना है सर नर युग्म और मादा युग्म। जैसे बोलेगा नर तो इसमें नर युग्म और मादा में तो मादा युग्म, सिंपल। लेकिन हम सबके नर युग्म का मनुष्य क्या बोले, मनुष्य के नर युग्म का एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको हम सब बोलेंगे शुक्राणु। क्या बोलेंगे? शुक्राणु या स्पर्म, इंग्लिश में क्या? स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म। और इसको बोलेंगे अंडाणु, इसका युग्मक का नाम है अंडाणु, जिसको हम सब बोलते हैं ओभम। क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे, अंडाणु का अंडाशय को ओभम। क्या बोलेंगे? ओभम, ठीक है। तो हम इंग्लिश पर ना जाकर किस पर देंगे ध्यान? पर शुक्राणु पर। किस पे? शुक्राणु पर। इधर क्या होगा? अंडाणु। यानी कि पूछा जाएगा कि मनुष्य के नर युग्म का नाम क्या है? शुक्राणु, और मादा युग्म का नाम क्या है? अंडाणु। अब बाबू मेरे ये जो नर युग्म है यह एक प्रकार का क्या होता है? द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य के रूप में रहता है। और ये भी द्रव्य ही होता है, लेकिन इसमें एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? ये एक कोशिका, यानी कि अंडाणु जो होता है एक कोशिका का बना होता है। कितना कोशिका का? एक कोशिका, यानी कि एक कोशिका का होता हुआ बना। और शुक्राणु जो होता है उसमें वो भी रहता है एक एक कोशिका। क्या रहता है? एक एक कोशिका का, लेकिन ढेर से शुक्राणु रहता है। अभी बात हम वहां पर जाएंगे, फिलहाल पहले समझा देते तुम सबको क्या युग्मक क्या होता है। युग्मक तो यह एक क्या है? चिपचिपा पदार्थ है जिसका रंग क्या होता है? उजला। अब इसको अगर अपनी भाषा में देखना है तो हो ना हो, लड़के लोग तो सब देखा होगा, लेकिन अगर बोला जाए महिलाओं को समझाने के लिए तो देखा होगा कभी कल जानवर के स्पर्म जो गिरता है ना, वो उजला टाइप का जो रहता वही उसका क्या है? शुक्राणु है। क्या कहलाता? शुक्राणु रहता है। जैसे कि तुम सब अभी जैसे कि सीमेंट देने के लिए आता है तो उसके पाइप में जो रहता है ना वो क्या रहता है? शुक्राणु में भरा रहता है, ठीक है ना। वो पाइप को कभी कल क्या बोलना जानता है कि सीमेंट वाला को अपना पाइप वाला दिखाइए तो स्पर्म, तो वो निकाल के दिखाएगा तो तुम दिख लेना उस समय। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि नर के अंदर में किसका निर्माण होगा? नर युग्म जिसका नाम क्या है? शुक्राणु, और मादा के अंदर में मादा युग्म जिसका नाम क्या है? अंडाणु। समझ में आया? अब बाबू मेरे नर के अंदर में जो शुक्राणु होता है वो चलनशील होता है। क्या होता है? चलनशील होता है, यानी कि इसमें गति करने की क्षमता होता है, यानी कि ये बुल भी सकता है। यह क्या होता है? बुल भी सकता है। लेकिन इसका जो अंडाणु होता है वो क्या होता है? मंद। क्या था? मंद, यानी कि बकलोल नियर थुथुर नियर रहेगा, कुछ नहीं गति करेगा, कोई मोशन नहीं, आराम से एकदम बैठा लेगा, कुछ एरा गति नहीं। और इसमें होता है नर युग्म क्या था? चलनशील जिसका नाम क्या है? शुक्राणु। और बाबू मेरे एक बार कोई भी व्यक्ति अगर अपना शुक्राणु निकालेगा, स्पर्म निकालेगा, तो वो 5 ml निकाल सकता है। कितना? 5 ml। और वो 5 ml में कम से कम 20 लाख शुक्राणु होता है। कितना? 20 लाख। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार में स्पर्म रिलीज करता है तो उसके अंदर में कितना शुक्राणु होता है? 20 शुक्राणु का। लेकिन काम कितने का है? बस एक का। यानी कि जो होता है नर युग्म होता है, जो नर में जो नर युग्म निकलता है जिसको हम सब बोलते हैं स्पर्म, वो गाढ़ा होता है, द्रव के तरह होता है, मतलब अच्छा होता है। मतलब 5 ml बोल रहे हैं, 5 ml मतलब देता है डिप्ना में 5 ml, तुम सब देखे जानता है 5 ml में कम से कम उसमें कितना रहता है? 20 लाख शुक्राणु। क्या रहता? 20 लाख शुक्राणु। यह एक प्रकार के क्या कोशिका है, एक तरह से मानो तो कोशिका, एक कोशिका बना, यानी कि मान लिया जाए तो 20 लाख कोशिका होता है। कोशिका शुक्राणु का। और इधर जो होता है अंडाणु, उसमें जो बनता है मंद होता है, उसमें चलन गति करने का कुछ नहीं होता है। बस ये क्या होता है? अंडाणु हमेशा क्या बनता है? एगो। कितना? एक।
एक महीना में सिर्फ एक अंडाणु, हर महिला के अंदर में एक महीना में एक अंडाणु, और वो एक कोशिका रहता है नन्हा सा छोटा सा, एक कोशिका मतलब तुम सबको पता है ना, बस छोटा सा। और इसमें क्या रहता है, इतना मान लो शुक्राणु है तो इसमें कितना लाख, 20 लाख क्या आता है, स्पर्म। क्लियर। फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, लैंगिक जनन, दो विपरीत जनक, एक नर एक मादा, नर में नर युग्म, मादा में मादा युग्म। हम सबके नर युग्म को क्या बोलते हैं, शुक्राणु। हाँ, पेड़ पौधा में भी नर युग्म और मादा युग्म अलग अलग बनता है। अगर पेड़ पौधा का मादा अलग है तो मादा युग्म, और नर अलग है तो उसमें भी नर युग्म अलग बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहा, तो हम सबके नर युग्म का नाम क्या है, शुक्राणु, जो क्या होता है, चलनशील होता है, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। कि एक बार में कितना निकलता है, 5 ml, और 5 ml में लगभग 20 लाख शुक्राणु होता है। लेकिन महिला के अंदर में जस्ट उल्टा होता है, एक अंडाणु रहता है जो कि जिसका गति क्या था, मंद, वो चलनशील नहीं होता, जहां पर रुका है वहीं पर रुका रहेगा, और वो हमेशा एक महीना में एक अंडाणु का निर्माण करेगा, एक महीना के अंदर में एक अंडाणु का निर्माण करेगा, समझा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी। यहां तक क्लियर, तुम सब लिख लेना, अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, ठीक है। कितने लोग यहां तक क्लियर आया? अब क्या होगा, तो यहां पर बात कर लेते हैं हम नर युग्म, क्या बोलेंगे, नर युग्म, ये होगा मादा युग्म, ये है नर युग्म और ये मादा युग्म। अब ये नर युग्म में जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय है, क्या है, एक कोशिकीय। और ये क्या आता है, ये भी क्या आता, अंडाणु भी होता है, एक अंडाणु भी होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब समझ लेना, एक कोशिकीय, ठीक ना। और तुम सबको बताए थे कि हम विभाजन भी होता है, तो ये एक जो शुक्राणु होता है ना, ये शुक्राणु किसी न किसी कोशिका के विभाजन से बना था, तो ये शुक्राणु जो होता है निर्माण होता है कौन विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये शुक्राणु कैसे बनता है शरीर के अंदर में, नहीं, ये सब क्लास 12 में तुम सबको पढ़ना, बस इतना जान लो कि नर में कौन सी बनता है, शुक्राणु, कौन विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री के विभाजन। इधर भी अंडाणु बनता है कौन विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री के विभाजन। यानी कि शुक्राणु एक प्रकार के बोले थे कोशिका है, मतलब स्पर्म रहता है ना जिसमें 20 लाख शुक्राणु, इसका मतलब 20 लाख शुक्राणु कोशिका रहता है। सभी किस विभाजन के द्वारा बनता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब बोले थे कि एक कोशिका में 46 गुणसूत्र, अब अर्धसूत्री मतलब 23 गुण सूत्र, इधर भी क्या हो जाएगा, 23 गुण सूत्र, 23 गुण सूत्र, 23 गुण सूत्र दोनों के अंदर में। अब ये दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, मिलन, क्या देगा, मिलाना है। नर युग्म और मादा युग्म को आपस में मिलाने से, जब मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं हम संगलन, मिलाना हम सब बोलते हैं अपनी भाषा में मिलाना है, लेकिन बायोलॉजी उसको बोलते हैं संगलन कराना। जैसे ये दोनों को क्या कराना, संगलन, क्या कराना, संगलन। संगलन कराने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन, क्या बोलते हैं, निषेचन, क्या बोलते हैं, निषेचन। यानी कि नर युग्म और मादा युग्म के संगलन को क्या बोला जाता है, निषेचन। अब जब निषेचन होगा तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में क्या जाएगा, मिल जाएगा। ये मान लो कोशिका था, ये कोशिका दोनों मिलकर फिर एक कोशिका का निर्माण करेगा, इसमें भी 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र, कितना गुणसूत्र, 46। बताओ ये गुण, इसमें एक कोशिका के अंदर में गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण हुआ कि नहीं, पूर्ण हुआ। अब तुम सबके क्वेश्चन में होता होगा, आता होगा सब, सर जी कि ये 23 गुणसूत्र, इधर 23 गुणसूत्र क्यों रहता है, 46 को काहे हो सकता है। तो देखो हम क्या बोले थे कि किसी भी मनुष्य के कोशिका के अंदर में कितना गुणसूत्र होता है, 46 गो। हर मनुष्य के अंदर में बस 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 गो जोड़ा में बताए थे ना। लेकिन अगर सपोज करो ये शुक्राणु में 46 रहता और ये भी 46 रहता, तो ये दोनों मिलकर एक कोशिका का निर्माण करता। अब ये कोशिका कितना हो जाता, 92 हो जाता। तो बताओ एक कोशिका में 92 गुणसूत्र संभव था, नहीं है। तो पता चलता कि मनुष्य से ज्यादा गुणसूत्र का ही निर्माण होता। तो मनुष्य ने गुणसूत्र ही पूरा पृथ्वी पर क्या करता, कब्जा। समझ में आया या नहीं, समझ में आया। अब इसको एक तरीका से फिर से समझो। नर युग्म किसमें, नर में, और मादा युग्म मादा में। मनुष्य के नर युग्म का शुक्राणु बोलते हैं। हाँ, पेड़ पौधा के नर युग्म का क्या बोलेंगे, नर युग्म। जिसका नाम तुमको पता नहीं, बस नर युग्म को नर युग्म बोल देना। नर वाला को नर युग्म, मादा वाला को मादा युग्म। जिसका नाम पता नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य का है तो शुक्राणु, महिला का अंडाणु, ये पता है। अब पेड़ पौधा में बोलेंगे कि भैया एक मान लो पेड़ है जो नर है, क्या है, नर है, तो इसके अंदर में कौन सा युग्मक तैयार होगा, नर युग्म। अब मादा बोलेंगे तो मादा युग्म। और फिर वो दोनों आपस में क्या करेगा, मिलेगा। और जब मिलेगा तो ये छोटा सा क्या बनेगा, शिशु, छोटा सा बच्चा। वो धीरे धीरे विभाजन करेगा, कोशिका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बच्चा पैदा होता। कुछ इस प्रकार क्रिया हमारे लैंगिक जनन के द्वारा होता है। कितना लोग ये चीज समझ में आ गया।
पूछेगा लैंगिक जनन क्या है, तो लैंगिक जनन दो विपरीत जनक के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान की प्रक्रिया है, जिसमें नर और मादा के अंदर में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है, तथा ये दोनों युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है, तथा ये दोनों युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है। उसके बाद इसके बाद निर्माण होने के बाद ये दोनों आपस में क्या करते हैं, संगलन, संगलन या बोले तो निषेचन, निषेचन कर कर एक भ्रूण का, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जब रहता है उसको बोलते हैं भ्रूण, भ्रूण का निर्माण करता है, और यही भ्रूण धीरे धीरे आगे चल कर क्या होता है, एक शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया। तो जितना भी बोले ने सेम जाकर वीडियो पॉज करके जनन के बारे में क्या करना, लैंगिक जनन के बारे में लिख देना है। ठीक, कितने लोग को क्लियर समझ में आया? अच्छा, एक कितने लोग को, हम लोग को ऑफलाइन वाला, कितने लोग को कोई चीज में डाउट है? डरना नहीं है, कितने चीज को कुछ चीज में डाउट है, कौन ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया? नरयुग के बारे में समझा है? अब उसको अच्छी तरह से देखना, तो तुम सबके पास पर्सनली ये चीज पर्सनली है, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। ठीक, अब आते हैं सर जी, पौधों में जनन कैसे होता है? पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन कैसे होता है? तो बाबू मेरे, पौधों में लैंगिक जनन उसके पुष्प के द्वारा था। किसके द्वारा? पुष्प के द्वारा। पुष्प बोले तो, पुष्प बोले तो उसको हम अपनी भाषा में फूल बोलते, क्या बोलते हैं? फ्लावर। पुष्प बोले तो फ्लावर। पौधों में जो होता है जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो किसके द्वारा? पुष्प के द्वारा। अगर किसी पौधा में फूल आ गया तो इसका मतलब वो पैदा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार है, यानी कि वो संतान उत्पत्ति करने के लिए तैयार है। अगर किसी पौधों में पुष्प या फूल हो चुका है तो इसका मतलब वो अपने संतान को बनाने के लिए क्या है, तैयार है। जैसे कि एक महिला में, जैसे हम सब तुम सबको बता सकते हैं, कुछ हल्का सा हो जाए, जैसे कि कोई बच्चा होता है, देखा होगा कि सरकार का दिया 18 साल के बाद शादी होना चाहिए, 14 साल के बाद होना चाहिए, 18 साल के बाद जिसका भी, तो लड़का 21 साल, लड़की 18 साल। और एक चीज होता है कि इससे क्या होता है, मान लो अब एगो लड़का 5 साल का, एगो मतलब लड़की 5 साल का, लड़का 7 साल के, अब वो दोनों का शादी ब्याह करेंगे तो क्या वो संतान उत्पन्न कर लेगा? नहीं बाबू मेरे, संतान अगर किसी को उत्पन्न करना है तो उसको वो एज तक पहुंचना पड़ेगा, वो उम्र तक पहुंचना पड़ेगा, जिस उम्र में क्या करेगा उसका सब चीज बनना तैयार होगा। जैसे कि यहाँ पर बोलेंगे, हम नर का बात करेंगे तो नर जो भी होता है, जैसे हम सब पुरुष हैं तो पुरुष का एज कितना लोगों को पता है? 14 वर्ष। यानी कि वो जब 14 वर्ष का होगा, याद रखना, कोई भी पुरुष जब 14 वर्ष का होगा तो उसके अंदर में नर युग्म का निर्माण हो जाएगा, यानी कि वो संतान उत्पन्न करने के लिए क्या तैयार है। और महिला में हम बात करते हैं, महिला में सिर्फ 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। अगर वो 12 वर्ष के हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर में अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या हुआ, चालू। हालांकि ये चीज गलत है, उसका शुक्राणु जन्म लेते से, देखो शुक्राणु जन्म लेते से नहीं, अंडाणु भले जन्म से पहले, जब माँ के गर्भ में ही रहती है महिला तो उसके पहले ही बनना शुरू हो जाता है उसके अंदर में अंडाणु। लेकिन होता क्या है कि उसका जो उम्र होता है, जैसे कि एक तरह से मान लो कि एगो गुफा है, क्या है वो गुफा, जब तक ये गुफा से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक ये संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो अंडाणु जो होता है निर्माण हो जाता है, लेकिन ये बाहर निकलता ही नहीं है, वो निकलेगा कब? 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद निकल कर ये एक अंडाणु किसके जाएगा? गर्भाशय में। कहाँ? गर्भाशय में। कहाँ पर आएगा? गर्भाशय में। याद रखना, क्या पर? गर्भाशय में। ये कुछ कहानी होता है, यानी कि जब कोई नर 14 वर्ष का हो जाएगा तो उसके अंदर में तुम सब देखेगा, और उसका देखो जब उसके क्या बनना शुरू हो जाएगा, नर युग्म, यानी कि उसके अंदर में आस्पम बनना शुरू हो जाएगा। और इसका सीधा सीधी नतीजा है कि उसका क्या आ जाएगा, बोली उली क्या आ जाएगा, भारी हो जाएगा, मोछ दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे कुछ होता है। और महिला का क्या होगा, तो महिला के अंदर में जब 12 वर्ष का उसका एज होगा, जब उसका अंडाणु अंदर में बनने लगेगा तो उसका मासिक चक्र, सबसे बड़ा क्या, मासिक चक्र। मासिक चक्र कितना लोगों को पता है? मासिक चक्र, मेंसुरेशन साइकिल, जिसको हम सब अपनी भाषा में और कुछ बोलते हैं, मासिक चक्र में मेंसुरेशन साइकिल, और कुछ पता नहीं, कुछ बोलता का, ये क्या आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा कि जो होता है महिला, जो भी हो महिला का जो शरीर होगा वो क्या करेगा, तेजी से वृद्धि होने लगेगा। देखता है ना, हम सब भी लड़का बार सब घटारिए नहीं रहेगा, कलश वाला सब
धुम्मा हो जाएगी, पूरा एकदम मोटा के भैंस उस हो जाएगी, हड़ी नियर। क्या होता है उसका? तो इसका मतलब उसका जैसी 12 वर्ष उम्र अंडाणु बनना शुरू, जब अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब उसका मासिक चक्र स्टार्ट हो जाएगा और उसमें कुछ हार्मोन बनेगा, जिसके कारण क्या होता है, महिला जो होता है वो तेजी से क्या होता है, उसका शरीर वृद्धि करने लगता है। प्लस में तीसरा तरीका और देखने का, तो उसका स्तन, क्या बोले, स्तन का आकार क्या होगा, आकार में वृद्धि, स्तन का आकार में वृद्धि। स्तन बोले तो जिससे जो एक माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसी को क्या बोलते हैं हम सब, स्तन। तो ये स्तन का क्या होगा, आकार में धीरे धीरे क्या होने लगता है, वृद्धि। जब उसके अंदर में अंडाणु बनना शुरू होगा तो ये महिला का बात बोले, किसका, महिला का। अब पुरुष में सिर्फ जब उसका 14 वर्ष होगा तो नरयुग्म बनने लगेगा। अब इसको देखने का सबसे तरीका, उसका मोछ दाढ़ी आने लगेगा, उसका गला जो होगा ना वो भारी हो जाएगा, मतलब आवाज उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक नहीं, ये होता। तो लेकिन अगर पेड़ पौधों की बात करें जाए तो पेड़ पौधों में कैसा था सर, ये तो उसके अंदर में सिर्फ देखो फूल निकल गया, इसका मतलब वो संतान उत्पन्न करने के लिए क्या रेडी है, संतान उत्पन्न करने के लिए क्या है, रेडी है। लेकिन तुम बोलेगा तुम सब कि सर 14 वर्ष के उम्र में ही नरयुग्म बन जाता और महिला को 12 वर्ष, इसका मतलब 14-12 वर्ष की उम्र में ना शादी होना चाहिए, लेकिन सरकार कर दिया इसको 21, इसको कर दिया है 18। ये तो अन्याय कर रहे हैं सर जी, अन्याय। लेकिन देखो हम बताते हैं, आजकल के पहले जनरेशन में ये सब चीज चलता था तो कोई दिक्कत नहीं। अब उम्र क्यों बढ़ाया गया, बात इसका लाते हैं, उम्र क्यों बढ़ाया गया, तो उम्र इसीलिए बढ़ाया गया कि क्योंकि आज का के खान पीन में हम सब बहुत सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में उतना मतलब जो होता है ना सही से मतलब ऊर्जा मतलब नहीं मिल पाता, जिसके कारण शरीर बढ़िया से रिकवर 12 से 14 साल की उम्र में नहीं कर पाता। इसीलिए किसी किसी का क्या होगा कि 14 से 12 वर्ष या इसको मतलब पुरुष के चलते पुरुष को 16 वर्ष भी हो जाएगा तो उसके अंदर में नरयुग्म नहीं बनेगा। अब महिला में कितने हो जाएगा कि 12 से 16 वर्ष भी बीत जाएगा या 14 वर्ष के भी बीत जाएगा, मतलब ज्यादा भी टाइम ले लेगा उसके अंदर में अंडाणु बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो बउआ, जो आदमी कमजोर रहेगा उसके अंदर में ये चीज नहीं बनेगा, जो चीज कमजोर रहेगा उसके अंदर में ये चीज नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं और उसमें भी नहीं, न तो मादा में न तो महिला में। इसीलिए सरकार क्या किया, इसको एज बढ़ा दिए, इसका क्या किया, एज बढ़ा दिया। रीजन क्या है, तो इसका 14 साल में आजकल के महिला या पुरुष हो या 12 साल में महिला 14 साल में पुरुष का उसका जो शरीर होता है बढ़िया से रिकवर नहीं हो पाता है। नहीं हो पाने के अंदर में उसके अंदर में शुक्राणु यानी कि नरयुग्म और मादा में मादा युग्म का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण संतान भी उत्पन्न नहीं हो पाता। हो सकता है कि किसी के अंदर में हो जाए तो हो जाए। तो एक तो पहले नंबर देखो आजकल के जनरेशन में देख लो 14 साल मतलब 10th से भी नीचे। सरकार बोल जाता कि 10th का एग्जाम तभी दोगे जब तुम 15 साल के हो जाओगे। आज जनन चैप्टर कहां से शुरू किया गया पता है? 10th से। अब बताते हैं ये क्या, ये 10th में क्यों शुरू किया गया, 9th से शुरू किया, क्योंकि 10th वाला को अब भैया जो चीज अब तुमको बोलेंगे अभी कुछ ऐसी चीजें जैसे कि तुम सबसे पूछेंगे बाप बनने के बाद कैसा फील होता है, तो तुम सबको की पता बाप बनेगा तभी ना। अरे तुम सबसे पूछेंगे कि बाप बनने के बाद कैसा मतलब महसूस होता है, तो तुमको कुछ पता है? नहीं पता, क्योंकि बाप बनोगे तब ना। तो उसी तरह अब जनन 10th में इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि 10th में मतलब स्टूडेंट कितना साल का, 15 साल का। हर स्टूडेंट कितना साल का, 15 साल का, यानी कि उसके अंदर में नरयुग्म भी बनता शुरू हो जाएगा और मादा में तो 12 ही साल में उसका नरयुग्म बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टार्ट किया गया 15 साल के एज में, ताकि उस सबको फील हो, समझ सके और अपने से जोड़ सके, ठीक नहीं, इसीलिए इसमें शुरू किया गया। अब आ जाते हैं फिर से पुष्प पादपों में। लैंगिक जनन की पादप में कैसे होता है जनन, तो देखो पुष्प जैसी फूल दे दिया तो इसका मतलब वो जनन करने के लिए क्या है, तैयार। पुष्प बोले तो फूल, फूल का आकार हम यहाँ पर पार देते हैं, कोई दौड़ के फूल ले ला तो वहां पर से। इसको मैं मिटा देता हूं, पहले फूल के बारे में पढ़ लो। फूल की संरचना, फूल या पुष्प बोल सकते हो, पुष्प का संरचना पहले पढ़ लो, उसके बाद हम बताएंगे इसे कैसे होता है, ठीक है। कितने लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? ऑफलाइन वालों ईमानदारी से बोलो जितना लोग को पहले अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ऑफलाइन वाला समझ रहे हो तो इसका मतलब ऑनलाइन वाला भी लगेगा कि नहीं भैया ठीक है समझ में आ रहा हमारा। ये क्या है, ये कुछ पुष्प का है, ठीक है। अब इसमें तुम सबको समझ में नहीं आएगा, हम तुरंत अभी प्रैक्टिकल मतलब जो होता है पुष्प लाकर हम दिखाते हैं। हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, इसका नाम है सर जी पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन। इसका नाम बताओ रहे इंटर वालों को यहाँ पर है, क्या नाम है? दलपुंज या बाई दलपुंज, सॉरी एगो यहाँ पर और रहता है ऐसे करके लिखा हुआ एक और। अब इसका नाम बोलते फिर से पुष्पासन। क्या है मतलब इसका नाम क्या है? दलपुंज। ये है बाय दलपुंज, ये है यहाँ पर पढ़ा हुआ लाउंड दल
पुंज। पहले नाम लिख देते, तुम सब चित्र बढ़िया से पार लो और लिख लो, ठीक है। बता बोका डंटवा कर कान तोड़ के लाया, ऊपर में छेड़ी आपको लाओ तोड़ के बकलोल कहीं का। ऊपर में इसका जो है नाम ये ऐसे डंटवा ऐसे करके, इसका नाम है पुमंग। क्या नाम है? पुमंग, याद रखना क्या नाम है? पुमंग। ये जो बीच में ऐसे गोल कैसे करके दिख रहा है, ऐसे करके ये वाला ऐसे, इसका नाम है पूरा का जयांग। क्या नाम है? जयांग। हम अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले फूल के बारे में 5 नंबर में पूछेगा पुष्प की संरचना बताइए और उसका नाम लिख देना, बस 5 नंबर तुमको मिल जाएगा। आने दो पहले पुष्प को, तब तुम सबको समझाते हैं। तब तक पुष्प आएगा तो हम इसको तुम सबको बता देते हैं। इसमें नर भाग कौन है? नर भाग। और मादा भाग कौन है? मादा भाग। तो इसमें नर भाग, ये डंटिया लिख रहा है नहीं, ये वाला यही है नर भाग, जिसका नाम क्या है? पुमंग। क्या नाम है? पुमंग। यानी कि यही पुमंग के अंदर में इसका नर युग्म बनता है, समझा। और ये मादा भाग ये वाला है, ये जिसका नाम है क्या? जयांग। क्या नाम है? जयांग, ठीक है। यहाँ पर ये वाला देखो लिख देते हैं जयांग। और फिलहाल हम ई पुष्प का है, इतना संरचना पार जाएगा जैसे है उसी 5 नंबर तुमको क्या जाएगा? मिल जाएगा। और इस जाओ जाओ तो जरी मैंने पेंट उन कर दो, इसको रंग दो वैसे ही यार, ठीक है। तो बाबू मेरे ये जो है ना पुष्पासन, पुष्पासन इसका है सहायक अंग। ये भी दल पुंज है, क्या है? सहायक अंग। सॉरी बाह्य दल पुंज, ये बाह्य दल पुंज भी क्या है? सहायक अंग। ये दल पुंज भी क्या है? सहायक अंग। और ये जयांग और पुमंग ये दोनों है, ये इसका नर है और ये इसका मादा। हम बात कर रहे हैं नर भाग, यानी कि भाग बोले तो अंग, याद रखना। अंग मतलब अलग होता है, युग्म मतलब अलग होता है। युग्म मतलब वो स्पर्म का बात करेंगे। अब भाग मतलब, भाग मतलब बोलो, भाग मतलब क्या था? लो, तुम्हारा सोचने वाला भाग कौन है? दिमाग नहीं है राय, दिमाग नहीं। अब दिमाग के अंदर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर में इसका नर युग्म बनता है, इसके अंदर में, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कौन सी? नर भाग, इसको मादा भाग। यानी कि नर अंग और मादा अंग। पूछेगा नर अंग, पुष्प का नर अंग का नाम क्या है? तो पुमंग। अब मादा के जयांग। अब देखो एरम, देखो पुमंग ढेर से बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा? ढेर से बने। तो यानी कि पुमंग के समूह को बोलते हैं पुंकेसर। याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं पुमंग के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग के समूह को क्या बोलते हैं? कहीं अच्छा बाद में लिख देंगे, पहले इसको पहले अच्छा समझा देते हैं। देखो अब आ गया मेरे पास ये फूल, सबको दिख रहा है फूल? सबको दिख रहा है? अच्छा से नाम जानते ना। तो ये जो है था नहीं, ये डंटी, इसको क्या बोलेंगे? डंडा। क्या बोलेंगे? डंडा। इसको तोड़ के देखो हम हटा दिए, देख लो अच्छा से दिख रहा हो, 2 गोले कहते हैं। देखो ये वाला हम अभी तोड़ के हटाएं, ये वाला, यही फूल का डायग्राम हम यहाँ पर पा रहे हैं, ठीक ना? यही फूल। अब यही फूल के अंदर में जैसे कि हम सब का होता है नर युग्म मादा युग्म अलग अलग में बनता है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होता है कि जरा में एक में सब चीज बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे। ये है जो तोड़ के हटाएं, इसको बोलना डंडा। जैसे यहाँ पर देखो चिन्ह है ये वाला, ये क्या है? डंडा। इसको हटा दिए। अब पुष्पासन क्या है? तो देखो पुष्पासन ये हरियर का दिख रहा है, देखो हटाएंगे निकाल के। ये आसन, आसन मतलब बैठना। पुष्प आसन, जिस जहां पर पुष्प का हो आसन उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो एरे पर ऐसे पुष्प बैठल है, तो ये वाला पुष्पासन है। देखो हम इसको हटा दिया तोड़ के, दिख रहा है? देखो ये वाला, इसको नंगा कर दिया, नंगा देखो पुष्पासन ये वाला, ये जो निकाले ना यही क्या है? पुष्पासन। दो गो फूल का क्या करेंगे जी बातिया, ठीक। तो कितने लोग को डंटी अब पुष्पासन समझ में आ गया? पुष्पासन मतलब बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन लो पुष्पासन कहाँ गया? पुष्पासन, पुष्पासन कहाँ गया? दोनों पुष्पासन लाओ, कहाँ गया रे पुष्पासन? हाँ, और इसमें देखो पुष्पासन के जस्ट नीचे में छोटा छोटा दिख रहा पत्ता, दिख रहा तुम सबको? देखो रे, हाँ देखो ये वाला दिख रहा है, छोटा छोटा पत्ता। इसी को बोलेंगे हमको बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। ये दिख रहा सब, ये सब कहते हैं निकला रहता ज्यादा, कहते हैं देखो ऐसे करके ज्यादा निकला हुआ रहता, ठीक है। समझे? ये वाला देखो यहाँ तोड़ के हटाते हैं, छोटा सा देखो नन्हा सा ये वाला दिख रहा होगा, ये क्या है? बाह्य दल पुंज, ठीक है। तब पुष्पासन डंटी, पुष्पासन, बाह्य दल पुंज। ये सब जो ललका दिख रहा है झापले है, ये झापले, ये ललका देखो तोड़ कर आ रही है, ये सब ये है कौची? दल पुंज। क्या है? दल पुंज। क्या दल पुंज? ये सब तोड़ के जो हटा रहे हैं ये सब क्या है? दल पुंज। याद रखना कौन सी है? दल पुंज। ये सब इसका कौची है? सहायक अंग। कौन सा अंग है? सहायक अंग। इसका कोई काम जनन में नहीं रहता, बस ये क्या रहता कि भैया ये दल पुंज रहता है, ये झाँप के इसको रहता है ताकि धूप में ये सूख ना जाए। अगर धूप पड़ेगा तो सूख नहीं जाएगा, तो इसीलिए क्या करता है? झाँप के रखता है। और जब तक दल पुंज नहीं रहता तो शुरू में देखेगा एक काम करो, एगो और फूल ले ला जो मतलब रहेगा, मतलब फूल नहीं रहेगा, कोढ़िए रहेगा, जिसको हम सब कोढ़िए बोले, दौड़ के लेगा। हाँ देखो ये जो है ना ये बाह्य दल पुंज, देखो ये अभी ये है जो दल पुंज, देखो ढकले है। जब छोटा रहता है ना, जब छोटा रहेगा तो ये सबको बचा कौन रखता है? दल पुंज। और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये कौन बता, सॉरी बाह्य दल पुंज जब छोटा रहता था, देखो ये है
हरियर का जैसे करके ढक ले, देखो ये पर यहाँ देखो ढक रहा है, ये चारों बल से पूरा ढक ले। ये कौन है? बाह्य पुंज, जो सुरक्षा कर रहा है सबको, मतलब नर और मादा अंग को सुरक्षा कौन कर रहा है? बाह्य पुंज। जब छोटा रहेगा तो, और जब बड़ा आ जाता है ये सीढ़ी आ जाता है, और ऊपर से जो ये सब ललका आ जाएगा, ये ललका सब ये, तो ये यानी कि जिसको बोलेंगे दलपुंज, ये सुरक्षा कर रहा है। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे दलपुंज को हटाते हैं और ये देखते हैं क्या, जयांग और पुमंग को। तो देखो यहाँ पर हम तोड़ के हटा चुके हैं, देखो हटाएं तो यहाँ पर देखो 2 गो मिला हमको, ये भी पुष्प हटा देंगे। देखो ये सब जो दिख रहा है पिलका पिलका, देखो यहाँ पर, अरे हट जा भैया, देखो ई वाला जान, ये वाला ई तुम्हारा जो है कहाँ गया? पुमंग। ये तुम्हारा पुमंग है, देखो ये पुमंग है, क्या है? पुमंग। ये तोड़ के हटाएं, पुमंग, ये भी पुमंग। और देखो बीच में एगो जो बचा हुआ है, ये बीच में है, देखो ऐसे करके, ये तुम्हारा क्या? जयांग। अच्छा देखो, और हाँ देखो यहाँ पे देखो ये है पुमंग, ये सब फुलाल फुलाल, ये देखो यार बीच में कुछ है यहाँ पर, देखो ये उजला उजला है ना कुछ, तुम सब देख सकते हो। लो देखो तुम सब इसमें क्या देख रहे हो? लो देखो, तुम तो लाइव देख सकते हो, प्रैक्टिकल देखो। देखो ये सब तोड़ के हटाएं तो बीच में जो बचा हुआ उसको बोलेंगे जयांग। समझा? तो इसको मिटाएं। फूल के बारे में तुम सब अच्छा समझ गया। तो मेरे चरणों की तरफ से हटा दो इस सबको, फूल को मेरे चरणों के पास से हटा दो, इस सब फूल को हटा दो जल्दी। अब इसको मिटा दें। ये है तुम्हारा पुष्प का चित्र। अब एक बगली से क्या पढ़ेंगे? पहले मादा अंग, पुष्प का मादा अंग, यहाँ पर हम पढ़ देते हैं, ये वाला ऐसे करके, इसका ऐसे होता है इसका चित्र। और अच्छा से पढ़ें क्या? ये तुम्हारा क्या? जयांग। क्या है? जयांग। क्या था? जयांग। और जयांग के ऊपर वाला भाग को बोलते हैं क्या? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र, याद रखना। और बीच वाला को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र ये बोलते हैं। ये तो ऐसे है, ठीक है। ये उसको बोलेंगे वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका। अब बीच वाला को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये नीचे वाला जो फूला हुआ ना, इसको बोलेंगे अंडाशय, ये बोलेंगे वर्तिकाग्र। बीच वाला यहाँ पर क्या बोलेंगे? वर्तिका। ठीक। अब उन्हें बनाते हैं मादा, अति नर वाला। अब ये तीनों मिलकर क्या बोलते हैं? इसको जयांग। क्या बोलेंगे? जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। और यहाँ पर पुमंग का पढ़ते हैं, पुमंग। पुमंग का कुछ इस प्रकार ऐसे रहता, और यहाँ से ऐसे रहेगा, डंटू नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। और इसको बोलते हैं तंतु। तो बोलते हैं तंतु, ठीक है। पराग कोश, तंतु। यानी कि पुमंग के 2 भाग होता है, एक होता है पराग कोश, एक होता है तंतु। और जयांग के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसका पराग कोश, ठीक है। अब बताओ पुमंग, ये देखो फूल में पुमंग जरी मन है, ढेर समंग है। तो पुमंग के समूह को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग है, तो या तो पुमंग रहेगा, या तो पुंकेसर रहेगा, या तो पुमंग या तो पुंकेसर, कोई भी रहे तुमको टिकिया देना। या तो पुमंग रहेगा तो पुमंग, और पुंकेसर रहेगा तो पुंकेसर, जो भी रहेगा। बस ये ढेर से बनेगा तो पुंकेसर कहते हैं, ये कल्ला रहेगा तो पुमंग कहेंगे, ठीक नहीं। इधर वर्तिकाग्र, सॉरी, जयांग के समूह को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इसमें 3 गो सहायक अंग था, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, ये तीनों को हटा दिए। अब बाकी बात जनन अंग के बारे में पढ़े तो ये है भैया मादा जनन अंग, ये है नर जनन अंग। नर जनन अंग को बोलते हैं पुमंग, और मादा जनन अंग को बोलते हैं जयांग। जयांग के समूह को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। जयांग के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये ऊपर वाला जैसे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, बीच वाला को वर्तिकाग्र, अंडाशय। परागकोश समझ में आया या नहीं? अब बाबू मेरे, ये परागकोश है ना, ये परागकोश के अंदर में बनता है कौन? नर युग्म। क्या बनता है? नर युग्म। यही नर युग्म के, देखो जैसे हम सबका नर युग्म का नाम था शुक्राणु, इसका भी नर युग्म का नाम है, जिसका नाम क्या है? परागकण। याद रखना, परागकण। क्या नाम है? परागकण। और यहाँ पर भी इसके अंदर में, यहाँ जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर में एक रहता अंडा, इसी के अंदर में बनता है अंडाणु। क्या बनेगा? अंडाणु। बोले तो मादा युग्म, बोले तो मादा युग्म। पूछेगा पुष्प के मादा युग्म कहाँ बनता है, तो अंडाशय में। और पुष्प के नर युग्म कहाँ बनता है, तो परागकोश में। अच्छा, पुष्प के नर युग्म का नाम क्या है?
परागकण। पुष्प के नर युग्म का नाम क्या है? परागकण। और मादा युग्म के अंडाणु। कितना लोगों को क्लियर? क्या पढ़े हैं? पुष्प का भाग, पहला नीचे वाला पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, पुमांग, जयांग, पुमांग। जयांग का यहाँ पर चित्र पा रहे हैं। जयांग के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, जयांग के समूह को क्या बोलते हैं? स्त्री के सर। ठीक। और उसके बाद पढ़े थे पुमांग। पुमांग का चित्र 2 भाग में होता है, एक होता है परागकोश, एक होता है तंतु। अब पुमांग के समूह को पुम के पुमांग जो होता है, पुमांग के ऊपर वाला भाग को परागकोश, नीचे वाला को तंतु। तो यही परागकोश है, इसी के अंदर में क्या बनता है? पुष्प का नर युग्म। और यही नर युग्म का नाम क्या है? परागकण। इसमें जो होता है, ये मादा है, तो मादा जनन अंग में मादा युग्म बनेगा। तो इसके यहाँ पर एक रहता है अंडाणु। क्या रहता है? अंडाणु। मतलब एक इसका जिसका नाम है मादा युग्म। कितना लोग को क्लियर हुआ? अब ये दोनों देखो बन गया। अब ये दोनों को आपस में क्या कराएंगे? मिलाएंगे। यानी कि परागकण और अंडाणु को आपस में क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। मिलाना बोले कि संकलन करना है? मिलाना बोलना है कि संकलन करना है? संकलन करना है। तो कितने लोगों को ये चीज नोट्स बना लोगे? क्लियर कर लोगे? कर लोगे ना? अब ये दोनों को क्या करना है? मिलाना है। पुष्प के नर युग्म और पुष्प के मादा युग्म को आपस में क्या करना है? मिलाना है। पुष्प के नर युग्म और पुष्प के मादा युग्म को क्या करना है? मिलाना है। यानी कि संकलन करवाना। क्या कराना? संकलन। संकलन बोले तो निषेचन। क्या बोले थे? निषेचन। यानी कि नर और मादा युग्म के संकलन को क्या बोलते हैं? निषेचन। लेकिन बात ये सर जी, ठीक है सर जी, आप यहां पर बता दिए। कुछ ठीक, ये बात बता दिए। अभी हम कौन सा फूल लिए थे? वैसा फूल लिए थे जिसका नर अंग और मादा अंग एक ही पुष्प में था। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधा होता है जिसका नर युग्म दूसरा पौधा में बनता है। जैसे कि मान लिया जाए, यहां पर बोलेंगे एक पौधा लेते हैं हम, एक पौधा लेते हैं मकई का। किसका लेते हैं? मकई का। एक लेते हैं खजूर का। किसका लेते हैं? खजूर का। तो मकई के, जैसे मकई ले लो, चाहे ओढ़ुल का फूल ले लो, ओढ़ुल के फूल ले सकते हो, चाहे मकई के ले लो। तो मकई का जो होता है फूल होता है, उसके अंदर में नर युग्म, नर अंग और मादा अंग एक में होता है। एक फूला में नर, जैसे अभी बताते हैं ना, तो एक ही फूल के अंदर में नर मादा अंग हो गया था। यानी कि एक वो गाछ था, उसी के अंदर में एगो फूल था, और वह फूला के अंदर में नर वाला भी था और मादा वाला। लेकिन खजूर का जो पेड़ था, खजूर का बोल सकते हो, नारियल का बोल सकते हो, आम का बोल सकते हो। नहीं, आम का नहीं, आम का इसमें आएगा, आम का इसमें आएगा, आम। जैसे खजूर का, तो खजूर का क्या होता है कि खजूर का एगो महिला वाला खजूर रहेगा, एगो पुरुष वाला। तो एगो महिला वाला खजूर एज्जा, तो एगो पुरुष वाला खजूर बीरघाट, बहुत दूर रहता है। तो अब महिला वाला खजूर में मादा अंग रहेगा, तो उसके भी मादा अंग को वर्तिकाग्र ही बोलेंगे, और ऊपर वाला सॉरी जयांग बोलेंगे, और ऊपर वाला को वर्तिकाग्र, नीचे वाला को वर्तिका, और बीच वाला अंडाशय, नीचे वाला को अंडाशय। समझा या नहीं? तो भैया इसका खजूर का पेड़ एगो मादा अलग होता। मान लो कि यहाँ पर एगो खजूर का पेड़ है, ये लोगो मान लो खजूर का पेड़ है, और एगो यहाँ पर बना लिए, इसमें बनेगा नर, ये नर वाला नर खजूर है, ये मादा खजूर है। तो मादा बलम बनेगा मादा युग्म, और नर बलम बनेगा नर युग्म। ठीक है, ये दोनों फूला तो एक में बना था, तो भैया ये दोनों आपस में तुरंत मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि ये तो एक ही जगह है। लेकिन ये मादा खजूर यहाँ पर है, नर खजूर यहाँ पर है। अब इसका युग्मक, जिसका नाम क्या है? पराग कण। जिसका नाम क्या है? पराग कण। अब ये पराग कण देखो, ये पराग कण ये वर्तिका, अब मादा ही है, तो भैया अच्छा बताओ, बच्चे को अपने गर्भ में कौन पालता है? मादा। तो इसका मतलब पालेगा तो यही नहीं, तो ये तो वहां नहीं जाएगा, ये तो वहां नहीं जाएगा, आना पड़ेगा किसको? परागकण को। ये तो पूरा खजूरे चल के आ जाए, जैसे हम सब का होता है। तो हम सब आदमी हैं, चल फिर सकते हैं, इसलिए हम सबका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताओ, क्या ये पेड़ उठ के यहाँ पर आएगा? नहीं ना आएगा। तो भैया इसका परागकण इसके पास कैसे आएगा? इसका परागकण कैसे आएगा इसके पास? क्वेश्चन आता कि नहीं? फिलहाल अभी फूल के बारे में पढ़ लियो। निषेचन के पढ़ने से पहले एक और टॉपिक है, जिसको हम पहले पढ़ लेंगे। तो निषेचन का टॉपिक मत डालना, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे कि अब बताओ, तो यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेना है, एक लिंगी और द्विलिंगी। क्या पढ़ लेना? एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी किसको बोलेंगे? वैसा पादप जिसका नर युग्म अलग पौधा में और मादा युग्म अलग पौधा में बनता है, उसको बोलेंगे एक लिंगी पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा, एक लिंगी पादप।
जैसे आ जाएगा इसमें खजूर आ जाएगा, नारियल का पेड़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खजूर का पेड़ में नर, खजूर वाला नर वाला अलग रहता है, मादा वाला अलग रहता है। और द्विलिंगी उसको बोलेंगे वैसे पादप जिसका नर युग्म मादा युग्म एक ही पुष्प में बनता, यानी कि एक ही पेड़ में हो। किसमें? एक ही पादप में, एक ही पादप। क्लियर? एक लिंगी पादप किसको बोलते हैं? वैसा पादप जिसका नर युग्म अलग पादप में, मादा युग्म अलग पादप में। जैसे खजूर, खजूर का एगो अलग रहता है, वो अलग रहता है। द्विलिंगी में वैसा पादप जिसका नर युग्म और मादा युग्म एक ही फूल में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर अड़हुल का फूल अभी बोले थे, एक नर युग्म मादा युग्म एक में था कि नहीं? नर अंग जो भी बोल सकते हो, नर जनन अंग, नर जनन अंग, मादा जनन अंग एक में हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। जैसे में कौन आएगा? मकई, आम, और बोलो घास, धान बोल सकते हो, धान, गेहूं, ये सभी में आता है, समझा? और इसमें आ जाएगा कौन? एक लिंगे में खजूर, ताड़, ये सब किस में आएगा? नारियल का पेड़ इसी के अंदर में आएगा। ठीक है? तो अब एक लिंगी द्विलिंगी के बारे में समझ गया? ठीक है? तो भैया द्विलिंगी तो द्विलिंगी के जो होता है मिलने में आसान है, यानी कि निषेचन करने में आसान है, दोनों आपस में वही बगल में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लेकिन बात आता कि इसका कैसे मिलेगा? एक खजूर यहाँ आता है, एक खजूर यहाँ, अभी परागकण यहाँ पर आएगा कैसे भैया? तो बउआ परागकण यहाँ से यहाँ तक आने की प्रक्रिया को बोलते हैं परागन। क्या बोलेंगे? परागन। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ना हमको? परागन। क्या बोलना? परागन। यानी कि जब परागकण परागकोश से, यहाँ पर है परागकोश रहेगा, परागकण किसके अंदर में आता है? परागकोश के अंदर में। भूल गया तुम सब, यही ना परागकोश, इसी के अंदर में रहेगा परागकण, छोटका छोटका से ननका 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 ननका। अब एकरा से निकल के वर्तिकाग्र तक, कहां तक? वर्तिकाग्र तक। यानी कि जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो यही पहुंचने की घटना को क्या बोलते हैं? परागकण। लेकिन भैया एक चीज और शर्त है कि खजूर का परागकण है तो इसको वर्तिकाग्र भी क्या चाहिए? खजूरे वाला। ये पता चले परागकण खजूर के या जाकर नारियल के पेड़ पर बैठ जाए तो होगा नहीं। यानी कि जो पौधे की जाति होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? समान। पौधे की भी जाति क्या होना चाहिए? समान। यानी कि परागकण जो होता है अगर नारियल का है तो यहाँ पर जो वर्तिकाग्र होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए? नारियल का। समझा या नहीं? तो परागन कह रहा, समझा? कितना लोगों को समझा? तो ऐसे लिखना है कि जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने जाति के किसी पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो यही पहुंचने की घटना को क्या बोलते हैं? परागन। क्या बोलते हैं? परागन। अब भैया अपने से तो जाएगा नहीं, इसको लेकर कोई जरूर जाता होगा, अपने तो चल फिरता है नहीं, तो इसको ले जाने वाला जो भी है उसको बोलेंगे कौन सी? कारक। क्या बोलेंगे? कारक। क्या बोलेंगे? कारक। अभी कर्मक भी बोल सकता है, चाहे अभी कारक भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। जैसे कारक के रूप में कोई भी हो सकता है, मक्खी भी होता है। क्या हो सकता है? मक्खी, मक्खी, हवा भी हो सकता है, और पक्षी भी हो सकता, गिलहरी भी हो सकता। गिलहरी। एगो गाना तुम सब सुना, भवरे ने खिलाया फूल फूल उसे ले गया राजकुमार, कौन कौन सुना है? भवरा। भवरा एक मक्खी का नाम है। जो भवरा जो होता है यहाँ से परागकण को उठा कर ले जाता, भैया फूल खिलता है तो इसलिए बोला जाता है कि भवरे ने खिलाया फूल फूल उसे ले गया राजकुमार। यही लिए गाना बनाया गया है, हम सबको पहले पता नहीं, मतलब भवरा के है वो फूल का हाल खिलाता है, हमको समझ नहीं आता था। ठीक है? तो ये परागकण जो है यहाँ परागकोश से निकलकर यहाँ पर जो लेकर जाएगा उसको क्या बोलते हैं? कारक। कारक के रूप में कोई भी हो सकता है, मक्खी, हवा, पक्षी, गिलहरी, कुछ भी। जैसे मक्खी होता है, हाँ भैया मक्खी को कौन चुनमुनी काटा था कि भैया को उठाकर, और की काम था कि यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा? तो भैया मक्खी लेके जाता है जानबूझ के नहीं, अनजाने में चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये पराग के अंदर में बनता मकरंद। क्या बोलते हैं? मकरंद। इसीलिए तुम सब देखा है कि मधुमक्खिया के छतवा रहता है तो उसमें ढेर से बन रहेगा मध, तो वो मध नहीं रहता रे मेरे लाडलो, वो क्या रहता है? तो परागकण जो होता है, परागकण तो बनबे करता है, लेकिन परागकण के साथ साथ उसके अंदर में क्या बनता है? मकरंद, यानी कि मध, जो खाने में बहुत मीठा लगता है। पेड़ पौधा जानबूझ के वो मध बनाता है, क्योंकि अगर हम मध बनाएंगे तो हमारा ऊपर आएगा कौन? मधुमक्खी आएगा। अब मधुमक्खी आएगा तो सोचेगा हम मकरंद खा रहे हैं, अब मकरंद खाने के बारे में उसका पैर हम परागकण चिपका देंगे, आइए उड़ के अगर इस पर आ गया मक्खिया, वहां से अगर पेट भरा तभी दूसरे का जगह आएगा। अब जैसे ही इस पर आया तो ये परागकण को यहाँ जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र के पास एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या? चिपचिपा। क्या? चिपचिपा। चिपचिपा पदार्थ होता है जो अपने अंदर क्या करता है? चिपका लेता है परागकण को। लेकिन हाँ अगर अपन जाति करेगा तब चिपकाएगा, दोसर का के नहीं। अगर खजूर के तो तुरंत चिपका लेगा, आओ आओ जल्दी आओ।
चिपका के यहाँ पर देखो, ऐसे था वर्तिकाग्र, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऐसे था वर्तिकाग्र। अरे रे, गंदी गंदी चित्र क्यों पढ़ा रहे हो। ये यहाँ पर जैसे चिपकाया, अब चिपका के ई परागकण को यहाँ तक पहुंचा देगा, यहाँ पर अंडाणु है। अब ये अंडाणु से इसको मिला देगा। अब जैसे ही अंडाणु मिला, अब वो बीज एगो बीचा का निर्माण कर लेगा। अब वो बीचा निर्माण करेगा, वो बीचा निकलेगा, उसको फिर कहे बूंद दो, फिर जन्म हो जाएगा। तो कितना लोग को पूरा मस्त से समझ में आया, कहानी समझ में आया, मजा आया समझ में। अब कितना लोग को डाउट कीजिए कि भैया पेड़ा पौधा जाता होगा, पेड़ा पौधा नहीं जाता, उसको कोई लेकर जाता है। इसीलिए कभी देखा है रात के जब देखो भावरे जो होता है सभी सब कैसे, मतलब उसको कैसे पता कि पर मकरंद होगा, तो बहुआ मकरंद ऐसे नहीं होता है, वो एट्रैक्ट होता है। जैसे कि मान लो अगर पास कुछ सेंट रहता है, बदबू रहता है, गमके वाला चीज रहता है, कैसे कते पास गमके वाला रहेगा, कते फूल। जैसे कि भवरा जो होता है, जब मक्खी की होगा, देखेगा लाल पीर हरियर, देखेगा तो पूरा उड़ल उड़ल जाएगा, चलो भाई ये वहां जाएंगे। अब वहां जाता है कि कुछ खाएंगे, अब खाएगा, खा के चक्कर में वहां पर क्या चिपक जाएगा, परागकण उसका पैर बार में, और फिर वजह से उड़ के जाएगा। मान लो कि यहीं पर भी जा सकता है, एक पर भी है। देखना परागकण, इसका मतलब सर जी एकाध उगो बनता कि ढेर से बन। अगर एकाध उगो बने तो एगो मक्खिया लेके, पता चले एगो मक्खी से चिपका था, आ लेके उड़ के चल जाता दोसर कादन, एकरा भी रहबे नहीं करता। तो फिर परागकण करोड़ों मात्रा में बनता है, इतना बनता है कि मतलब सोच नहीं सकते, अनगिनत। लेकिन हाँ, यहाँ पर वर्तिकाग्र जो है ये अंडाणु को बनाता है एक, जेकरा अंदर में एक बीचा, इसका मतलब अंडाणु एगो। अगर बीचा 5 गो तो इसका मतलब वो अंडाणु को बनाया है 5 गो। अगर बीचा 50 गो तो अंडाणु 50 गो। समझा। जैसे तुम सब देखा होगा, एगो और देखा होगा, आम जो होता है मंजरुआ गिर जाता, कभी कल झर के क्या जाता, गिर जाता। क्या जाता, गिर जाता। काहे गिर जाता है, काहे कि कत्ते ऐसा जो होता है जिसके पास निषेचन नहीं हो पाता है, उसके पास परागकण नहीं पहुंच पाता है। अब जब परागकण नहीं पहुंच पाएगा तो वो सड़ गल के क्या जाएगा। जैसे कि ये अंडाणु जो होता है इसका लिमिटेड होता है, भैया हम उतना तक जीवित रहेंगे, अगर आना है आओ, नहीं आना तो जाओ, एगो लिमिटेड। जैसे आम का पेड़ पौधा हुआ, उसका जो है वर्तिकाग्र इंतजार करा कि अब आएगा अब आएगा, अब और अभी कोई मक्खिया पहुंचबे नहीं किया तो क्या जाएगा, धीरे धीरे सड़ जाता बेचारा। सड़ जाएगा तो वो गल के नीचे गिर जाता, तो बोलता मंजूरबा झड़ गलो। अरे झरेगा कि बकलोल कहीं का। तो कितना लोग परागकण समझा। लेकिन परागकण 2 तरह के होता है, एक होता है स्वयं परागन, एक होता है पर परागन। तो ई पर परागन में मतलब किसको बोलेंगे, तो जिसमें कारक भाग लो। वैसा परागन जिसका परागकण कोई कारक लेकर जाए, तो यहाँ पर देखो कोई कारक लेकर आता है, तो इसको कौन परागन बोलेंगे, पर परागन। क्या बोलेंगे, पर परागन। 5 नंबर में पूछ ले कि पर परागन किसको बोलेंगे। स्वयं परागन किसको बोलेंगे, तो जो अपने आप मिल जाए, जरा में कोई चिड़िया मक्खा मक्खी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बोले थे हम ओढ़ुल का भी फूल, क्या बोले थे, ओढ़ुल का फूल, ऐसे करके कुछ लिए थे, ऐसे इसमें ऐसे बनाए थे। तो इसका तो यहाँ पर है मादा वाला, यहाँ नर वाला। अब भैया ये झड़ के आराम से ये निकलेगा, यहाँ से फूट के यहाँ पर चलाएगा, चलाएगा। लेकिन यहाँ पर आएगा कि वर्तिकाग्र पर चिपकना चाहिए। याद रखना, किस पर चिपकना चाहिए, वर्तिकाग्र तक। तो इसीलिए तुम सब एक चीज देखेगा, गौर करेगा, फूला के जाकर कल तोड़ना, ये इसका वर्तिकाग्र है, तो परागकण रहेगा इसे लंबा लंबा निकलल, ऐसे 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 ऐसे, ये हौस रहेगा लेकिन लंबा निकला हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका परागकण झरेगा तो किस पे रहेगा, वर्तिकाग्र पर। किस पे रहेगा, वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र यहाँ से एगो नली बनाएगा, नली के द्वारा ये परागकण जो होता है यहाँ तक क्या करेगा, अंडाणु तक भेज देगा। अब अंडाणु फिर गया, दोनों आपस में मिल गया, जैसे ही मिला क्या बोलेंगे, निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन। कितना लोगों को क्लियर समझ में आया। अब अभी तक क्या पढ़े थे उसको हल्का सा रिवीजन मान लेते, ताकि तुम सबको नोट्स बनाने में क्या हो, आसान। नोट्स बनाने में क्या हो जाए, आसान। हम अभी क्या पढ़े थे, लैंगिक जनन। सबसे पहले क्या पढ़े थे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है सर जी, तो जिसमें 2 विपरीत जनक भाग लेता हूँ, एक होता नर, एक होता मादा। नर में नर युग्म, मादा में मादा युग्म। क्लियर। नर युग्म के, मनुष्य के नर युग्म का नाम क्या है, शुक्राणु, और ओकर महिला। ठीक, ये पढ़े थे। और ये भी बताए थे कि ये नर युग्म और मादा युग्म अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है। ये क्लास 12 में पढ़ना, खाली बस इतना जान लो कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा तैयार होता है। और यही जब दोनों आपस में मिलता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधा आधा होता है, फिर दोनों मिलता है तो क्या जाता है, पूरा। क्या जाता है, पूरा, यानी कि जैसे क्या जाता है, 46। इतना तक क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े थे कि भैया नर युग्म किसी भी मनुष्य में कब बनता है, तो लड़का में 14 साल, लड़की में 12 साल। लड़का में 14 साल, लड़की में 12 साल। ये भी बताते जब उसका बनना शुरू होता तो उसका शरीर में कुछ कुछ परिवर्तन होता है। जैसे लड़का की आवाज भारी, दाढ़ी बाल मतलब दाढ़ी उसका आना शुरू हो जाएगा। और महिला में भी बताए थे उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा, दूसरा शरीर में उसका तेजी से वृद्धि होगा, तीसरा स्तन के आकार में वृद्धि होगा। ये बताए थे। उसके बाद हम फिर पढ़े थे पुष्प पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो बउआ इसका कैसे पता चला है भैया कि जनन करने के लिए तैयार हो, जैसे ही पुष्प पड़ा, जैसे ही इसमें पुष्प हुआ, इसका मतलब ये जनन की क्रिया करने के लिए क्या हुआ, रेडी।
आप जनन में पुष्प के बारे में, पुष्प की संरचना पढ़े थे, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, पुमांग। बहुत सारे जयांग हो तो उसको स्त्री के सर, अब बहुत सारे पुमांग हो तो उसको बोलेंगे पुंग के सर। फिर जयांग के बारे में पढ़े थे, जयांग क्या रखा था सर, ये है क्या जयांग, अरे ये क्या सर जी, जयांग। ऊपर वाला को वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय। ये तुम्हारा पुमांग, क्या है ये, क्या है पुमांग। ऊपर वाला को बोलते हैं परागकोश, यही परागकोश के अंदर में पराग का निर्माण होता है, और इसके अंदर में नीचे में जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर में क्या निर्माण होता है, अंडाणु। क्या निर्माण होता है, अंडाणु। इसके नर युग्म का नाम क्या है, नर युग्म का नाम क्या है बता तो, परागकण। याद रखना क्या नाम है, परागकण। तो कितने लोग नोट्स बना लोगे, पक्का वाला, कितना लोग जो नोट्स बना लेगा वो हाथ खड़ा करो तो। ऑनलाइन वाला तो लिखते चला गया होगा, ठीक है। तो मिलते, अब उसके बाद यहाँ से क्या पढ़े थे, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी। एक लिंगी मतलब अलग अलग नर युग्म निर्माण हो, और द्विलिंगी मतलब एक ही में, ठीक है। अब पुष्प के बारे में बढ़िया से पढ़ा दें। अब उसके बाद फिर परागकण कि परागन, परागन क्या बोले थे, परागन। परागन किसको बोलते हैं सर जी, तो जब परागकण पराग को से निकलकर अपने जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं, परागन। परागन दो प्रकार के, एगो पर परागन, एगो स्वयं परागन। पर परागन मतलब कोई कारक लेकर आए, और स्वयं परागन मतलब खुद से मिल जाए, ठीक है। तो ये हम अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, ये रिवीजन हो गया। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में, यहाँ से नेक्स्ट परागन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।